हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे नदी तंत्र का, यानी भारतीय नदी प्रणाली और उससे संबंधित क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं कि भारतीय जो नदियाँ हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। एक तो वो नदियाँ जो हिमालय तंत्र में हैं और दूसरी वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हैं। यानी कि एक ये तंत्र हो गया और दूसरा ये तंत्र हो गया। यानी भारत के उत्तर में हिमालय तंत्र और दक्षिण में प्रायद्वीपीय तंत्र के अंतर्गत नदियाँ प्रवाहित होती हैं और नदियों का एक संजाल जैसा, एक पूरा जाल जैसा बिछा हुआ है। कौन सी नदी कहाँ पे उद्गमित होती है और कहाँ पे जा कर के अपना अंतिम जो प्रवाह है ले जा कर के गिराती जाए, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। तो हिमालयी नदियों में तीन तंत्र हैं। एक तो सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र। यानी एक सिंधु का अपवाह क्षेत्र है, सिंधु नदी मुख्य नदी है और इसके सहायक नदियाँ। दूसरी ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदियाँ। और तीसरी गंगा प्रमुख नदी है, इसकी सहायक नदियाँ। ये हिमालय से संबंधित नदियों को सुचारू रूप से अपवाह क्षेत्र प्रदान करने में अपना योगदान देती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती ये प्रमुख नदियां हैं और इनकी सहायक नदियों के अंतर्गत पूरा नदी जाल बिछा हुआ है। हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी पर, यानी हिमालय नदियों में सिंधु नदी पे हम चर्चा करेंगे। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और भारत में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारत में दमचौक के पास में यह प्रवेश करती है। कहाँ पे? दमचौक के पास में प्रवेश करती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पाक में यानी पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है, यानी काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। तो इस दो पॉइंट को भी आपको याद रखना है। मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है कि अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और इस जगह को मैंने इसलिए साफ कर लिया है ताकि मैं यहाँ पे समझा सकूँ। एक है बोखरचू, मानसरोवर में एक है बोखरचू। हिमनद। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। अब ये भाग आपका हो गया आपका तिब्बत का क्षेत्र, यानी क्या हो गया ये? मानसरोवर। अब सिंधु नदी मानसरोवर से ऐसे निकलते हुए ऐसे प्रवाहित हो जाती है। तो जो ये स्थान है ये मानसरोवर हो गया, बोखरचू के पास में के निकट। और ये जो जहाँ पे प्रवेश किया भारत में, इसे कहते हैं दमचौक। और ये जो भाग है इधर का, ये हो गया काराकोरम।
और इधर हो गया लद्दाख। यानी सिंधु नदी मानसरोवर के पास तिब्बत में बोखरचू के निकट निकलती है और प्रवाहित होते हुए जब ये भारत में प्रवेश करती है, वह स्थान है दमचोक के पास। ये हर एक पॉइंट एक प्रश्न है, इसलिए नदी तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और हो सके तो आप नोट डाउन करते चलिए, मैप बनाते चलिए। मानसरोवर के बोखरचू के निकट निकल करके भारत में प्रवेश कहाँ पे किया? दमचोक के पास। दमचोक के पास में यानी लद्दाख में दमचोक के पास सिंधु नदी, ये जो नदी है सिंधु है, सिंधु नदी प्रवेश किया और ये एक तरफ उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में लद्दाख के मध्य प्रवाहित होती है। ध्यान रहे, उत्तर में काराकोरम रेंज और दक्षिण में लद्दाख रेंज के बीच में प्रवाहित होती है। रेंज का मतलब हो गया पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी यानी सिंधु नदी काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में प्रवाहित होती है। ये यहाँ पे आपके 4 पॉइंट हो गए, 4 क्वेश्चन पूरे बने। पहला, कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से, बोखरचू के निकट। दूसरा, भारत में कहाँ प्रवेश करती है? एक प्रश्न आपका ये हो गया। दूसरा, भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो लद्दाख के दमचोक के पास, दूसरा ये हो गया। सिंधु नदी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है प्रवाहित होती है? तो उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में लद्दाख। तो ये 4 बिंदुओं जो है आपके उद्गम से ही संबंधित हो गए। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि किसी नदी का दाहिना या बायां निर्धारित कैसे होता है। दायां या बायां कैसे निर्धारित होता है? हमें कैसे पता होगा कि सिंधु नदी का सहायक नदी दाहिने से कौन है और बाएं से कौन है? जहाँ से नदी निकलती है, मान लीजिए नदी निकला यहाँ से और इधर प्रवाहित हुआ, इस तरह का बना लीजिए। यानी नदी का बहने का ये क्षेत्र है इस तरह का, और यहाँ से हुआ उद्गमित। तो आप यहीं पे खड़े हो जाइए और इधर मुँह करके, आपके जो आँख है वो किधर है? नदी के बहने के तरफ। तो जब ऐसे खड़े होंगे, मान लीजिए नदी बह रही है, तो जब यहाँ खड़े होंगे, अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और नदी जहाँ से निकल रही है और मैं यहीं खड़ा हूँ, तो जो इधर है बायां हाथ हमारा, तो ये हुआ नदी का बायां तट, और ये हुआ दाहिना हाथ, तो नदी का हुआ दायां तट। और जैसे जब यहाँ पे खड़े हुए तो ऐसी स्थिति में इधर हुआ दाहिना तट, इधर हुआ बायां तट, तो नदी का ये हुआ दायां भाग और ये हुआ बायां भाग। अब जो नदी इधर से जुड़ेगी वो हो गया बायां तट से जुड़ रही है, जो नदी इधर से जुड़ेगी वो हो गया दाएं तट का सहायक नदी हो गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी नदी दाहिने से जुड़ती है, कौन सी नदी बाएं से जुड़ती है। अब जो कि सिंधु नदी है ये, तो सिंधु नदी भारत में दमचोक से जब निकली तो एक नदी सतलज आकर के मिल गई, सतलज, और एक नदी इधर से आकर के काबुल की मिल गई। तो जो सतलज नदी मिला वो किधर से मिला? बायां से मिला, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो इधर मेरा बायां है, और जो भी सतलज इधर से जुड़ रही है तो ये हो गया बायां, और काबुल उधर से आ रही है दाहिने से, तो ये हो गया दायां। तो ध्यान रहे, उद्गम क्षेत्र पे खड़े होकर के नदी के बहाव के तरफ मुंह करके खड़े होइए, दाहिने हाथ की तरफ दायां भाग, बाएं हाथ की तरफ बायां भाग। तो ध्यान रहे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं और क्रम कौन सा है।
तो पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी के बाएं भाग से। और ये मान करके चलिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये भारत के भाग है। अब सिंधु नदी के बाएं से, जो कि यहाँ पे हम खड़े थे, तो ये हो गया दायां भाग, और ये हो गया बायां भाग। तो पहले हम देख लेते हैं दाएं से कौन कौन सी नदी है। तो एक नदी और उसकी शाखाएं 2, ये हो गया आपका श्योक नदी। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, हिमनद और ग्लेशियर एक ही बात है। अब भारत में सिंधु की पहली सहायक नदी जो कि दाएं से जुड़ती है, तो वो नदी हो गई श्योक नदी। ध्यान रहे, ये नदी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी का उद्गम जो है यहाँ पे हुआ है, तो इधर हो गया आपका दायां, इधर हो गया बायां। और मैं अभी दाएं के क्षेत्र से जुड़ी हुई नदियों पे चर्चा कर रहा हूँ। तो भारत में पहली एक नदी है श्योक नदी, जो सबसे उत्तर में और दाहिने भाग से जुड़ती है सिंधु से, उसका नाम है श्योक नदी। तो एक नदी आपका हो गया श्योक नदी। और श्योक नदी रिम्बो हिमनद से निकलती है। हिमनद का नाम क्या है श्योक नदी के? रिम्बो हिमनद, यानी जो ग्लेशियर है रिम्बो ग्लेशियर, वहाँ से श्योक नदी निकलती है। और दूसरी नदी हो गई नुब्रा नदी, और ये नुब्रा हिमनद या नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है। तो सिंधु नदी की दाहिने तट से 2 प्रमुख नदियों, सहायक नदियों को आपने देख लिया। अब उसके बाद में एक नदी और है, उसका नाम है सिगार। सिगार नदी, और ये निकलता है हिस्पर ग्लेशियर से। हिस्पर ग्लेशियर या हिस्पर हिमनद। तो तीसरी नदी हो गई सिगार। सिगार नदी, यानी सबसे पहले श्योक नदी, क्रम भी देखते चलिएगा, श्योक नदी, फिर नुब्रा नदी, श्योक नदी, नुब्रा नदी, सिगार नदी। अब एक नदी और है गिलगित नदी। गिलगित गिलगित नदी, और ये हुमजा ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हुमजा। चौथी नदी हो गई गिलगित। गिलगित नदी। अब देखिए, भारत में दाहिने भाग से सिंधु नदी के 4 नदियां प्रमुख हैं, जो सिंधु नदी से दाएं भाग से मिलती हैं। बायां का चर्चा मैं भी नहीं कर रहा हूं, बायां मैं अभी बताऊंगा। अभी मैंने दायां भाग का चर्चा किया।
दाएं भाग में सबसे पहले श्योक नदी, रिम्बो ग्लेशियर, नुब्रा नदी, नुब्रा ग्लेशियर, सिगार नदी, हिस्पर ग्लेशियर, गिलगित नदी, हुमजा ग्लेशियर। आप ग्लेशियर, रिम्बो, नुब्रा, हिस्पर, हुमजा भूल जाइए, लेकिन श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगित को याद रख लीजिए। मात्र 4 नदी, ये 4 नदी हैं जिसे सिंधु नदी के भारत में दाएं भाग से मिलती हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी से मिलती हैं? तो हाँ, एक नदी आती है ऐसे, उसका नाम है काबुल। और काबुल की 2 सहायक नदी हैं, एक है स्वात और दूसरा है कुनर। तो ये हो गया स्वात नदी और एक हो गया कुनर नदी। अब ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदी हैं? काबुल नदी की सहायक नदी हैं, लेकिन तीनों मिलाकर के सिंधु में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद में एक नदी और है, उसका नाम है गोमल, गोमल नदी। बस यही 8 नदियां आपको सिंधु नदी के दाएं भाग से याद रखना है। अब इसको कैसे आप लिखेंगे? अब एक बिंदु ऐसा बना लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे लिखिए सिंधु के दाएं भाग की नदी, सिंधु के दाएं सहायक नदी। तो नंबर 1 पे सबसे पहले कौन सी है? श्योक नदी। नंबर 2 पे है नुब्रा नदी। नंबर 3 पे है सिगार नदी। नंबर 4 पे है गिलगित नदी। नंबर 5 पे है काबुल नदी। और काबुल में ही आपको 2 नदियां और लिख देनी है, एक तो स्वात और दूसरा कुनर। और नंबर 6 पे है गोमल, गोमल नदी। अब यहाँ पे आपको 4 ये नदियाँ जो भारत में प्रवाहित हो रही हैं, इन्हें तो आप एक पॉइंट में याद कर लीजिए, और पाकिस्तान से ये 4 नदियाँ हैं, इसे दूसरे पॉइंट में याद कर लीजिए। यानी सिंधु की दाएं भाग की सहायक नदी आपको दिख गई। तो इसे नोट कर लीजिए और मैं इसे मिटा देता हूँ। यानी ये हो गया आपका सिंधु के दाएं भाग का श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगित, श्योक, नुब्रा, सिगार, गिलगित, काबुल, स्वात, कुनर, गोमल, ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे बाएं क्षेत्र से कौन कौन सी हैं। तो उत्तर का आपने देख लिया। अब बाएं क्षेत्र में
हम देखेंगे कि एक नदी, दो नदी, तीन नदी, यानी सबसे पहले आपको मिलेगा जास्कर नदी। सुरु नदी और सोन नदी। यानी सिंधु नदी के बाएं तट से जुड़ने वाली पहली नदी है जास्कर, दूसरी नदी है सुरु और तीसरी नदी है सोन नदी। ये 8 नदियां दाएं तट से जुड़ी थीं। बाकी जास्कर बाएं से, सुरु बाएं से, सोन बाएं से। अब यहाँ पर एक झील है बुलर झील। भारत की ठंडे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और बुलर झील के ऊपर एक नदी बहती है, एक शाखा है किशनगंगा की, और दूसरी है बेरीनाग। बेरीनाग एक नदी कुछ किशनगंगा है और दूसरी बेरीनाग है, जो कि बुलर झील से संबंधित है। और यहीं से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है झेलम। झेलम नदी। अब यहाँ पे आपको ये बुलर झील याद रखनी है। एक तरफ किशनगंगा, बेरीनाग और झेलम नदी। अब एक नदी आ रही है चंद्र नदी, और एक नदी है भागा नदी। और चंद्र नदी, भागा नदी नहीं, चंद्रभागा मिल करके एक नदी बनती है, उसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी। ध्यान रहे, जास्कर, सुरु, सोन। जास्कर, सुरु, सोन, किशन, बेरी, झेलम। जास्कर, सुरु, सोन, किशन, बेरी, झेलम, चंद्रभागा, चिनाब। अब इतनी नदियाँ, 3-3 का ये स्रोत, यानी 3 नदी का घुकाव को चंद्रभागा, चिनाब, और 3 झेलम का किशन, बेरी, झेलम, ये याद रखना है। और 3 हो गया आपके जास्कर, सुरु, सोन। अब यहाँ पे एक नदी आती है, उसका नाम है राबी। और एक नदी आती है सतलज। और सतलज की एक सहायक नदी है, उसका नाम है ब्यास। अब देखिए यहाँ पे कितनी नदियाँ आपको हैं। दाएं से आपने देखा और बाएं से आप देखिए। जास्कर, सुरु, सोन, किशनगंगा, बेरीनाग, और इन दोनों को मिला करके आप कह सकते हैं झेलम। उसके बाद में चंद्र प्लस भागा, दोनों को मिला करके आप कह सकते हैं चिनाब। उसके बाद में राबी, फिर ब्यास, फिर सतलज।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखने में तो आपको 12 नदी याद रखनी है और वैसे आपको याद रखनी है कितने 10 नदी, यानी 9-10 नदी। 8 नदी दाएं से, ध्यान रहे 8 नदियां दाएं से और 12 नदियां बाएं से सिंधु तंत्र को बनाती हैं। अब यहाँ पे इन नदियों में यहाँ तक का जास्कर शुरू सोन तक का तो ठीक है। अब यहाँ झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी ब्यास, ब्यास सतलज के दोआब को क्या बोला जाता है? तो झेलम और चिनाब को बोला जाता है, पहली चीज़ तो सिंध नदी, ये हो गया सिंधु नदी, भाई प्रमुख नदी तो सिंधु है। तो सिंधु और झेलम के बीच को जो ये बीच है, ये दोनों बीच का जो जगह है, इसे कहा जाता है सिंधु दोआब। मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को कहते हैं सिंधु दोआब। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और झेलम और चिनाब के बीच है चाच, चाच दोआब। और चिनाब और रावी के बीच है रचना, रचना दोआब। रावी और सतलज के बीच में है बारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच में है बिष्ट दोआब। यहाँ पे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे है बिष्ट दोआब। यानी दो नदियों के बीच में जो तंत्र है, जो आब है यानी जगह है, उसे दोआब कहा जाता है। अब देखिए याद कैसे होगा। सिंधु दोआब, तो सिंधु और झेलम के बीच का तो सिंधु नदी सिंधु दोआब याद हो जाएगा। और झेलम और चिनाब के बीच में चाच है, तो चिनाब नदी का चा और चाक वर्ग में झा भी आता है, इसलिए चाच। चा फार चिनाब, चा वर्ग झेलम, तो इसलिए चाच हो गया। चिनाब और रावी, तो रावी का रा और चिनाब का चा हो गया रचना दोआब। रावी और ब्यास में बारी हो गया, तो ब्या का हो गया बा, रा का हो गया री, बारी दोआब। और ब्यास का आधा बा का बा और सा का सा, तो बिष्ट। यानी झेलम का सिंधु चाच रचना बारी बिष्ट, ये हो गया आपका दोआब। अब कितनी नदियाँ, आपने देखा कि पूरा सिस्टम मैंने आपको सिंधु तंत्र का बता दिया। अब यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्रमशः मैंने बता दिया है। मानसरोवर झील के पास से बोखरचू हिमनद से निकल करके जब सिंधु चलती है, तो सिंधु के दाहिने तरफ श्योक नदी है, नुब्रा नदी है, सिगार नदी है, गिलगित नदी है, स्वात कुनर, काबुल नदी है और गोमल नदी है। वहीं बाएं क्षेत्र से जास्कर नदी, सुरु नदी, सोन नदी, किशनगंगा, बेरीनाग, झेलम, चिनाब, यानी चिनाब नदी को चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर चिनाब बनी है, रावी, ब्यास, सतलज, ये आते हैं पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलते हैं। मिठान कोट ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मिठान कोट पर ये पंच जो नदियां हैं, जिसे पंजाब बोला जाता है और इसका बिगड़ा हुआ रूप है पंजाब, तो ये जो पंच नदियां हैं ये आकर के सब एकत्रित हो जाती हैं, फिर एक शाखा में आकर के मिठान कोट में मिल जाती हैं और अंत में सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है, तो ये क्या है, ये अरब सागर है। अरब सागर में आकर के गिर जाती है। तो ये रहा आपका सिंधु अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र, अभी मैंने आपको बताया सिंधु नदी, और अब आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र।
तो ये जो भारत का जम्मू कश्मीर का यानी लद्दाख का जो भाग है, ये जो भाग है यहाँ पे कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी जिसे मानसरोवर के नाम से जानते हैं। तो एक नदी तो निकल गई सिंधु के नाम से, इधर आ गई, ये तिब्बत में है। और एक नदी इधर निकली, उसका नाम था यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो। यही नदी प्रवाहित होते होते, ये वही नदी है प्रवाहित होकर के आगे चल करके जब सियांग के नाम से भारत के किनारे पहुंचती है, और जैसे ही भारत में एंट्री लेती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्व नाम है यारलुंग सांगपो, जो तिब्बत में कहा जाता है। भारत के बॉर्डर पर सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो यही कैलाश श्रेणी से जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ही निकलती है और यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जिधर नदी का प्रवाह तंत्र हो, उधर जब आप खड़े होगे तो उधर का दाहिना हाथ दाहिना, बायां हाथ बायां तट। तो यहाँ पे जब हम देखे थे सिंधु नदी के लिए तो हम इधर मुँह करके खड़े थे। अब जो कि यारलुंग सांगपो ऐसे बहती है तो हम इधर मुँह करके अब खड़े होंगे। तो इधर हो गया बायां तट और इधर हो गया दायां तट, और ये ऐसे बहते बहते भारत में ऐसे आकर के बह जाएगी। भारत के बॉर्डर पे पहुंचती है तो इसको कहा जाता है सियांग। यहाँ पे है यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो भारत के बॉर्डर पर इसको बोला गया सियांग, और भारत में एंट्री किया तो कहा गया ब्रह्मपुत्र। अब ये खुद ही एक नाम से तीन नाम हो गए, यारलुंग सांगपो, सियांग और ब्रह्मपुत्र। निकलते कहाँ से है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ पे? कैलाश श्रेणी के पास, यानी मानसरोवर के पास। यहीं पे भगवान शिव रहते थे, अभी भी रहते होंगे। यानी अब आपको कितना ध्यान रखना है? एक तो ध्यान रखना है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश श्रेणी और यारलुंग सांगपो, सियांग दिहांग। ये 4 पॉइंट तो आपके हो गए तिब्बत में ही, यानी अभी भारत में प्रवेश नहीं किए। उसके पहले चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश श्रेणी और किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो, और भारत के बॉर्डर पे सियांग दिहांग के नाम से, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की सहायक नदियाँ और फिर देखेंगे दाएं तट की सहायक नदियाँ। अब जो कि ये ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो हमारा इधर यहाँ पे खड़े हो तो इधर हो गया बायां तट और ये हो गया दायां तट। तो हम पहले देखेंगे बाएं तट की, कि बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं।
तो बाएं तट की 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 नदियाँ कौन कौन सी? सबसे उत्तर में है दिबांग, दिबांग नदी। उसके बाद में है लोहित नदी, उसके बाद है बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग नदी। उसके बाद में है दिसांग नदी, उसके बाद में है दीखू नदी, धनसरी, कोलांग और कपोली। यानी भारत में ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से जो नदियां जुड़ती हैं वो ये 8 नदियां हैं। दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहिंग, दिसांग, दीखू, धनसरी, कोलांग, कपोली। तो आपको क्रम इसे याद रख लेना है। और जो कि इधर ये लिखा हुआ भी है, जो जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में, यह अरुणाचल प्रदेश का भाग है जहाँ प्रवेश करती है, यहाँ पे इसे सियांग या दिहांग कहते हैं। लेकिन ये सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र का भारत के बॉर्डर पे नाम है। यारलुंग सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है कैलाश श्रेणी के पास से। लेकिन भारत में जब आता है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो बाएं तट से दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, दीखू, धनसरी, कोलांग, कपोली हो गए। तो ये आपके हो गए बाएं तट से। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं दाहिने तट से। दाहिने तट से दो, 4 5 6 7 8 9, यानी 9 8 17, 17 एक 18 नदी टोटल आपको देखना है ब्रह्मपुत्र में। तो सबसे ऊपर दाएं भाग में आप देखेंगे सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी और रेगा नदी। सुबनसिरी, रेगा नदी, केमांग, जिया भरेली, जिया भरेली, बसाड़ी, मानस और संकोस, तिस्ता और रंगीत नदी। यहाँ हो गया गंगा। अब देखिए दाहिने तट से सबसे ऊपर है सुबनसिरी, फिर रेगा, फिर केमांग, जिया भरेली, बसाड़ी, मानस, संकोस, तिस्ता, रंगीत। अब इसमें से आप देखेंगे कि सुबनसिरी, रेगा, केमांग, जिया भरेली, बसाड़ी, मानस, संकोस, रंगीत, तिस्ता, गंगा, ये सब नदियाँ जब आती हैं तो ये फिर जमुना के नाम से आगे बढ़ती हैं। और जब गंगा इधर से मिल जाती है तो गंगा और जमुना के मिलने के बाद ये पद्मा के नाम से बहती हैं। और पद्मा के नाम से बह करके बंगाल के खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती हैं। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें अभी तक जो पूछा गया है
लोहित, लोहित, दिबांग, दिसांग, धनसरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, इतने इसके सहायक नदियों को मिलाने के लिए पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि बाएं तट से दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहिंग, दिसांग, दीखू, धनसरी, कुलांग, कपोली। अब बाएं तट से कैसे याद करना है? जितना हांग लिखा हो और जितने में गा आ जाए वो सब समझिए। अब रेगा छोड़ करके यहाँ अपवाद है तो यहाँ पे दीखू भी है, तो जितने गा आ जाएं, टा, ता, पा, छा, ये सब समझिए कि ये बाएं तट की हैं। और दाएं तट में सुंदर सुंदर, सुबनसिरी, रेगा, केमांग, जिया भरेली, भोजपुरी में कहते नहीं कि जिया भर गया, जिया भरेली, बसाड़ी, मानस, संकोच, तीस्ता, रंगित। तो ये आपके हो गए ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, जो कि आगे चल करके तीस्ता के मिलने के बाद जमुना के नाम से जानी जाती है और फिर गंगा के मिलने के बाद पद्मा के नाम से बहते हुए जो कि सुंदरवन डेल्टा में गिर जाती हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।